हाँ जी बच्चों, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि किसी के आने से ये जो स्टैंड पे जो फ़ोन था वो नीचे आने से जो पहली वाली जो थी वीडियो वो नहीं बच गई थी। तो मैं उससे बात की बात आपको बताता हूँ। और फिर मैं आपको बता रहा था कि आपके पद्य के लिए पद्य साहित्य की परिभाषाओं में जो पाश्चात्य मतलब भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने जो अपने मन से जो परिभाषाएं बताई हैं वह क्या थी, और पद्य के लिए कौन से हमको कार्य करने चाहिए या पद्य साहित्य के लिए क्या और परिभाषाएं भी बताई गई हैं। तो फिर आपके जो बाबू गुलाबराव साहिब हैं वह कहते हैं कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। वह कहते हैं कि आप जो है काव्य संसार के प्रति मतलब जितना भी ये काव्य में है विश्व दिख रहा है, संसार दिख रहा है, यहाँ पर जो शायर है जो कवि है वह अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं से मतलब कोई देश के बारे में सोचने वाला है तो वह देश की पोइट्री करेगा, कोई व्यक्ति आपका प्रेम के बारे में राय सोच तो वह प्रेम के बारे में करेगा। मतलब जैसे मानसिक विचार या उस व्यक्ति के शायर के कवि के बनते जाएंगे वह वैसी मानसिक प्रतिक्रियाओं को करते हुए जाएगा, और वह फिर में जो विचारों को अपने सोच के जो मशीन है, सोच की मशीन में डालकर कल्पनाओं में ढाल करके वह जो कुछ भी व्यक्त कर देगा वह सब कुछ काव्य ही कहा जाएगा। और यह केवल क्या है कि कविता के साथ में प्रभावपूर्ण ढंग से कहना ही एक प्रकार की अभिव्यक्ति को ही काव्य कहा जाएगा। फिर अब क्या है कि हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि आचार्य विश्वनाथ साहब जो हैं वह भरत मुनि जो कि बहुत बड़े काव्य के आपके शास्त्री माने जाते हैं, और बहुत सारे उन्होंने ये गद्य और पद्य के लिए बहुत सारे उन्होंने काम किए। तो भरत मुनि के जो बालक जो हैं, उनके जो शागिर्द जो हैं, उनके विद्यार्थी जो हैं वो हैं विश्वनाथ जी, ये रहे 5वें नंबर पर। तो ये है विश्वनाथ जी कहते हैं कि रसात्मक वाक्य को ही काव्य की संज्ञा दी गई है। इसमें काव्य की आत्मा क्या मानी गई, आपकी रस। वह कहते हैं कि जो वाक्य या जो कुछ भी सुन करके हमें आनंद की प्राप्ति होती कुछ तो वह जो प्राप्ति है। और अगर हम कोई सा भी काव्य पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, गीत पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई भाई, चाहे उसमें वीर आपका रस हो, चाहे उसमें श्रृंगार हो आपका रस, चाहे उसमें हास्य हो आपका रस, मतलब जो भी आपके रस बताए गए हैं वह कोई ना कोई उसमें एक आध तो उसमें विद्यमान ही रहता है। तो बिना किसी कहा बिना किसी आनंद के कोई काव्य नहीं कहा जा सकता है। फिर आपके विश्वनाथ के ही जो साथ के जो काव्य शास्त्री आनंद वर्धनाचार्य, यह भी आचार्य विश्वनाथ के ही विद्यार्थी हैं। यह कहते हैं कि काव्य की आत्मा ध्वनि को माना गया है। मतलब जितना भी काव्य है वह एक आवाज़ है जो कि हम एक से दूसरे को पहुंचाते हैं। तो वह कहते हैं कि काव्य की जो सोल है, जो आत्मा है, जो प्रक्रिया जो है वह सारी आपकी ध्वनि ही है, साउंड ही है। अगर साउंड ना हो तो हम न गीत कह पाएंगे, न कोई शायरी कह पाएंगे, न मैं आपको ये बोल करके बता पाऊंगा। ठीक है।
चौथे आपके 7वें आचार्य आपके हैं वामन हैं। ये कहते हैं कि काव्य के लिए आपकी रीति अनिवार्य है। मतलब काव्य के जो विधान हैं, जो भी उसकी परंपराएं बनाई गई हैं, जब तक हम उन परंपराओं के हिसाब से काम नहीं करेंगे वह काव्य नहीं माना जाएगा। फिर आपके वामन के बाद में जो दूसरे काव्य शास्त्री आपके मम्मट कहते हैं अदोष गुण सहित प्राय लंकृत पर यदा कदा लंकृत शब्द और तको काव्य कहा जाता है। मतलब कि दोष, मतलब कोई भी अगर हम पंक्ति पढ़ते हैं और वह आपकी उसमें गुण भरे हुए हैं और उसमें कोई दोष नहीं है, और वहाँ पर आपके अलंकारों की भी एक रूप रेखा, उसकी प्रदीप्ति अगर आपको दिखाई पड़ रही है तो वह भी काव्य ही कहा जाएगा। फिर आपके आचार्य कुंतक साहब कहते हैं कि वक्रोक्ति को ही काव्य का प्राण मानते हैं। वो कहते हैं जो वक्रोक्ति जो आपके सिद्धांत है वह ही आपके काव्य का प्राण है। मतलब वक्रोक्ति में उसका भाव पक्ष जो आ गया, उसकी शैली आ गई, और जो वक्रोक्ति में हम अपनी बातों को बढ़ा करके जो कहते जाते हैं वह सब काव्य का प्राण माने गए। मतलब आप जितना से ज़्यादा सोच सकते हैं, अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा सकते हैं, तो वह सब आपके काव्य ही माने जाएंगे। फिर पाश्चात्य के अगर हम काव्य शास्त्रियों की बात करें, पाश्चात्य जो आपके जो कवि हैं, वेस्टर्न जो पोइट हैं, तो उनमें आपके पीवी आपके शैली जो हैं, पीवी शैली कहते हैं कि कविता को कल्पना की विभक्ति माना है। मतलब कविता जो है वो मनुष्य की कल्पनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है। वह अपने मन में विचारों में जो भी वो सोचता है वह सबको व्यक्त कर देता है, तो वह कविता मानी जाती है। फिर आपके जॉन मिल्टन साहब, ये मैंने आपके दिखाए हैं, जॉन मिल्टन साहब कहते हैं कि कविता सहज, प्रत्यक्ष, मूलक और आपकी रागात्मक है। मतलब कविता जो हो वह इतनी सहज हो, मतलब कि लोग सुने, उनके पल्ले पड़े। प्रत्यक्ष मूलक ये है कि जो भी कविता सुन रहे हैं तो जिसमें उस चीज़ का वर्णन किया गया वह वस्तु आप प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने देखने लगे। तो यह सब आपका प्रत्यक्षता और आपके राग और सहजता, यह तीनों ही कविता के ही पर्याय माने गए हैं। फिर आपके जो जॉनसन कहते हैं कि कविता छंदोमय काव्य है। वो बात मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि जो आपकी मीटर, बहर और छंद में जो चीज़ लिखी गई है वह सब आपकी कविता है। ऑलाइल जो एक और विद्वान है आपके, वह कहते हैं कि कविता संगीत में विचार तथा कल्पना की अभिव्यक्ति का साधन है। कि वह कहते हैं कि जो भी हम गीत गायन और आपके संगीत में विचारों को जो सोचते हैं वह व्यक्त करना ही आपका कविता कही जाती है। और फिर आपके सबसे बाद में आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ये भी एक पाश्चात्य कवि हैं। ये भी कहते हैं कि कविता शांति के समय स्मरण की हुई उत्कृष्ट भावनाओं को सहजोद्रेक है। मतलब कहते हैं कि जब आप बिल्कुल शांत हो, आपके पास कोई काम ना हो और बिल्कुल फ्री माइंड बैठे हैं, तब आपके मन में जो विचार आए, जो कि आपकी लाइफ में जो बातें जो बीत चुकी हैं, जो उन सब बातों को याद आकर जो मन में विचार आप प्रस्तुत करते जाते हैं, वह उन भावनाओं को व्यक्त करना ही आपकी कविता है। तो कहने का है कि हिंदी के भिन्न विद्वानों द्वारा पद्य की ये बहुत सारी परिभाषाएं कही गई और हिंदी कविता के आपके रूप को ये प्रदर्शित भी इन्होंने किया। और यहाँ पर ना तो आपकी छंद की बात कही गई और ना ही अलंकार की बात कही गई, ना ही किसी तत्व की। केवल एक बात पर यहाँ पर बल दिया गया और वह बात है कि व्यक्ति की हृदय स्पर्शी प्रभावोत्पादकता पर
जिससे यथाभाव की गूढ़तम अनुभूति हो सके। इसे ही दूसरे शब्दों में सौंदर्यानुभूति, रसानुभूति अथवा रागात्मकता कहा जाता है। ये प्रकार राग ही पद का मुख्य लक्षण होता है। मतलब कहते हैं कि यहाँ पर ना तो आपके उन्होंने वो बताए, शैली बताई, ना शब्द विधान बताया, ना उन्होंने केवल एक बात पर जोर दिया कि आपके जो मन के भावों को महसूस करते हुए जो कुछ भी आप व्यक्त करते हैं वह सब कुछ खूब गहरे में जाकर के, खूब अंदर तक डूब करके जब आप कुछ लिखते हैं, कहते हैं, तो वह सब कुछ आपका काव्य ही कहा जाता है। और काव्य में आपका राग जो है वह आपका उसमें एक तत्व विद्यमान हमेशा रहता है। मानव जीवन में पद का बड़ा महत्व है। किसी भी जाति के साहित्य का मुख्य मार्ग पद्य साहित्य ही होता है। मतलब जो कुछ भी हम चाहे जैन साहित्य पढ़ें, हिंदू साहित्य पढ़ें, कोई भी साहित्य पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें कही गई हैं वह सब ज़्यादातर पद्य साहित्य में कही गई हैं। हमारा धर्म और दर्शन तो प्राय काव्य के रूप में ही व्यक्त है। मतलब यहाँ तो भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो साहित्य है वह सब आपका ज़्यादातर पद्य रूप में ही मौजूद है। और यहाँ पर जो धर्म दर्शन का जो पुराण है, जो उसका सार है, श्रीमद् भगवत गीता, और पद्य में आपकी रामायण जो कि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई, वह हिंदी पद्य के महाकाव्य आपके माने जाते हैं। और कहा जाता है कि जो ताकत आपके तलवार में नहीं वह साहित्य में होती है। मतलब जो ताकत आपकी तलवार से आप नहीं दिखा सकते वह आप अपनी वाणी के काव्य के माध्यम से दिखा सकते हैं, क्योंकि यह मनुष्य के हृदय पर सीधा सीधा चोट करती है और इसमें सुख दुख को हम सब कुछ समझते जाते हैं। और भाषा को सीखने की दृष्टि से पद्य का बड़ा महत्व है। पद्य के पढ़ते हुए पाठक को भाषा के विभिन्न आपके रूपों को और बात को व्यक्त करने के साधनों को, विभिन्न शैलियों को, और जो आपका मानव समाज और जो विभिन्न समस्याओं का जो ज्ञान है वह प्राप्त होता है। कि हम पद्य में कई सारी शैलियाँ, दोहा, चौपाई, सौठा, इतने सारे उसके प्रकार हैं, लोक साहित्य है, लोकगीत हैं, लोक मंगल की कामनाएं हैं, तो यह सब पद्य में ही देखने को मिलता है। और यह जाति विशेष के धर्म और दर्शन से भी परिचित है, क्योंकि जो भी काव्य कहे गए हैं वह किसी न किसी धर्म और जाति दर्शन को लेकर ही कहे गए हैं, जो अपने देश और जाति और धर्म के प्रति उनमें स्थायी भावों का भी एक प्रकार से निर्माण किया जाता है। तो यह बातें थी आपकी पद्य की परिभाषाएं, इतने सारे विद्वानों की परिभाषाएं मैंने आपको बताई। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पद्य के क्या उद्देश्य क्या हैं और पद्य को पढ़ाने की क्या विधियां हैं, तो यह भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आपको शीघ्र। ठीक है, तो यहाँ तक आज लोग अपना पाठ पढ़ें, अपनी तैयारी करें। और मैं डॉक्टर प्रशांत मिश्र आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका बच्चों।